रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहले दो खबरें बहुत इंपॉर्टेंट लोकल और उसके बाद जो ईरान का और इसराइल का मामला है उसमें कुछ अपडेट्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन जो अब आई है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले रऊफ़ हसन साहब ने ये एक दावा किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। इनका ये कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद कादी फ़ायद ईसा की मुद्दत मुलाजमत की तौसी का बिल सामने आ जाएगा। ये कैसे होगा, पहले मैंने आपको बताया था। इसके बारे में कुछ और लोग भी ये दावा कर रहे थे और ये इन्फॉर्मेशन इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों में है कि कादी फ़ायद ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी। कादी फ़ायद ईसा साहब अपने हवाले से हर जाली खबर का या फेक खबर का नोटिस लेते हैं, उसके ऊपर बात ज़रूर करते हैं, लेकिन एक्सटेंशन वाली बात जितने लोगों ने की आज तक कादी फ़ायद ईसा साहब इस पर कुछ नहीं बोले या वो कहें कि ये भी खबर जाली है और ये क्यों फैलाई जा रही है। तो ये इसमें कुछ फिशी है थोड़ा सा। अच्छा, अब मामला ये है कि 224 का नंबर चाहिए था। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ठीक ठाक बंदे तोड़ के, कुछ 90 के करीब लोग तोड़ के शामिल किए गए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में, एक तो ये नंबर चला गया। दूसरा, तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें थी वो भी बाकी जो हुकूमती जमातें उनके अंदर बांट दी गई, ये नंबर भी चला गया। उसके बावजूद जब नंबर पूरा नहीं हुआ तो तहरीक इंसाफ के जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनके नोटिफिकेशन मनसूख करके रीकाउंटिंग के अंदर उनके वोटों को फारिग करके वो वोट दिए गए दूसरी तरफ, और पीएमएलएन के कुछ उम्मीदवार को जितवाकर नंबर पूरा करने की कोशिश की गई, तब भी नहीं हुआ। तो अब ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर सबने नज़रें रख ली। 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात हैं और उन ज़िमनी इंतखाबात में अगर पीएमएलएन जीतती है और वो जमातें जीतती हैं जो इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, तो होगा ये कि फिर अक्सरियत आ जाएगी 224 की और कादी फ़ायद ईसा साहब की एक्सटेंशन के लिए मामला आगे बढ़ सकेगा। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मैं प्रोग्राम करूंगा बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी है, लेकिन ये एक खबर है और एक तजिया है, ये मैंने आपके सामने रख दिया है। एक और जो खबर बड़ी अफसोसनाक खबर थी, इसके विजुअल्स सोशल मीडिया पे चल रहे थे, बड़े अफसोसनाक। एक ट्रेन के अंदर एक खातून के ऊपर जो गार्ड है वहाँ का, पुलिस वाला जो रेलवे का मौजूद है, उसने बड़ा बदतरीन तशद्दुद किया खातून के ऊपर। उनके मुंह पर थप्पड़ मारे, उनके बाल खींचे, उनको धक्के दिए और फिर उनको उठाकर घसीटता हुआ ले गया। वो खातून बार बार ये कह रही थी कि मुझे मार मत, मुझे मार मत। अब इस हवाले से कुछ चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है अभी तक। इसमें इस वाक़े में कोई भी चीज़ कंफर्मेशन के साथ नहीं की जा सकती। तहकीकात हो जाएंगी तो चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन ऐनी शाहिदीन के बकौल और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के बकौल जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये आई है कि वो जो खातून है उनकी अब लाश मिली है और बनी गोट रेलवे स्टेशन के करीब से उनकी लाश मिली है। अप्रैल की 7 तारीख को रेलवे पुलिस का एहलकार तशद्दुद के बाद खातून को अपने साथ ले गया था। खातून का ताल्लुक जड़ावाला से है। खातून पर तशद्दुद करने वाला एहलकार जमानत पर रिहा कहा गया, कुछ लोग कह रहे हैं गिरफ्तार हो गया, लेकिन इस वक्त मामला यह है कि रेलवे पुलिस का कहना है कि खातून पर तशद्दुद करने वाले एहलकार मीर हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। ये खातून जो है वो कराची में एक ब्यूटी पार्लर में मुलाजमत करती थी। ईद की छुट्टियों पर घर वापस आ रही थी। खातून और बच्चे ट्रेन में सवार थे और इनकी किसी मुसाफिरों के साथ कोई शायद झगड़ा हुआ या कुछ हुआ जिसपे किसी सामान को इन्होंने धक्का दिया या कोई इस तरह का झगड़ा हो गया था। कुछ लोग कहते हैं जी इनके अंदर जन्नात का साया आता है। सब लोग अपनी अपनी बातें करते हैं। लोगों को डिप्रेशन भी होती है, परेशानियां 100 किस्म की होती हैं, तो लोग जिन्नों के खाते में डाल देते हैं। तो हुआ ये कि ये जो खातून है, इनको जब इनके साथ कोई चपकलिश हुई, वहाँ मौजूद लोगों का कोई झगड़ा हुआ, तो उस पर फिर पुलिस वाले को बुलाया गया। फिर पुलिस वाले के जो मारने की वीडियो है वो आपने देखी, फिर उनको कैसे घसीटता हुआ ले गया। उसके बाद जो रिपोर्ट हुआ वो ये हुआ कि खातून को दूसरे डब्बे में शिफ्ट कर दिया गया और जो कांस्टेबल था उसकी ड्यूटी कराची से हैदराबाद तक थी। खातून ने चलती हुई ट्रेन से चिन्नी गोट में छलांग लगाई। खातून के साथ सफर करने वाले मुसाफिरों के बयान के मुताबिक खातून ने अचानक चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। जब एक खातून पे इतना टॉर्चर आप करेंगे, इतना जुल्म और इतनी ज्यादती आप करेंगे कि आप उसको, औरत के पास इज्जत ही तो होती है, आपने भरी ट्रेन के अंदर उनको मारा, उस पर टॉर्चर किया, उसके साथ ज्यादती की, वो बेचारी चिल्लाती रही। अगर उसने खुद भी छलांग लगाई है तो ये कत्ल का मुकदमा है, यानी जितनी ज्यादती उनके साथ हुई उनको बाकायदा मजबूर किया गया। बहरहाल कोई कहते हैं इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, कोई कहता है जी उनके ऊपर जन्नात आते थे। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन क्या किसी औरत को ऐसे टॉर्चर करके घसीट कर ले जाया जा सकता है? और जिस ज़हनी कैफियत में उस औरत को ले जाया जा चुका था उसके बाद ऐसा होना कोई अचंभे की बात तो नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत बुरे विजुअल्स हैं, बहुत ब्रूटल विजुअल्स हैं और इसमें इंसाफ होना चाहिए। सोशल मीडिया पे अब ये मामला आ गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से यहाँ पे इंसाफ होगा। अब मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूँ, क्योंकि ईरान का मामला जो है
उस पर हमें बात करनी है। एक तो सलामती कौंसिल का इजलास हुआ और बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे वो ख़त्म हो गया। इस मरतबा ये इजलास जो है वो इसराइल ने बुलवाया था, तो इसराइल ने जो है वो वहाँ पे खपशप डालने की कोशिश की। वहाँ पे एक धमकी ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, वो जो कुछ होना था सबको आइडिया था, क्योंकि ईरान पहले बता चुका था कि हम ये अटैक करेंगे और हमारा बनता है अटैक करना। वो इसलिए बनता है कि हमारे ऊपर पहले हमला किया गया है, तो जवाबी हमला करने की अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक भी हमारा हक मौजूद है, हमारा राइट है और हम करेंगे। तो उन्होंने जवाबी हमला किया। अब हंगामी इजलास बुलाया गया था 14 अप्रैल को इसराइल की दरखास्त पर, और 13 अप्रैल की रात को ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 300 ड्रोन और मिसाइल दागकर पहली बार बराह रास्त हमला किया था इसराइल के ऊपर। और तमाम ममालिक को खबरदार किया गया है कि ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफा ना करे। ये अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई ना करें, खित्ते में कशीदगी बढ़ जाएगी। किसी भी रियासत की इलाकाई सालमियत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मना है। इसराइल पर ईरान के हमले की भी मजम्मत की। मशरिक़ वुस्ता तबाही के दहाने पर है, खित्ते को तबाहकुन जंग के खतरात का सामना है। वक्त आ गया है कि कशीदगी कम और ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। अमेरिका ने जो है वो सलामती कौंसिल ईरान के ये मुतालबा किया उन्होंने कि सलामती कौंसिल ईरान के जारहाना इक़दामात की मजम्मत करे। फ्रांस ने कहा ईरान और उसके इत्तेहादियों से खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने से गुरेज करने की अपील की फ्रांस ने। और इस तरह अमेरिका, फ्रांस और दीगर कुछ मुल्क जो हैं, बरतानिया, ये लोग तो पूरी तरह से साथ खड़े हुए इसराइल के। उर्दन भी साथ खड़ा हुआ इसराइल के, और उर्दन के मामले को लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत रौला पड़ गया है। चीन ने इसराइल पर ईरान के हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया और तमाम फरीकों से पुरसकून और तहम्मुल का मुतालबा किया। चीन ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा भी किया और कहा कि वहां इंसानी तबाही नाकाबिले कबूल है। इसके अलावा चीन के साथ रूस ने भी इसराइल की हमायत करने और ईरानी कौंसिल खाने पर हमले की मजम्मत ना करने पर अमेरिका को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अब सलामती कौंसिल इजलास में ईरान और अमेरिका की एक दूसरे को धमकियां, इसराइल का ईरान पर पाबंदियों का मुतालबा। इसराइल ने कहा इनके ऊपर पाबंदियां लगाएं। ईरान ने और अमेरिका ने एक दूसरे को सूखी धमकियां लगाई हैं, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल को कहा कि हम आपके साथ मिलकर ईरान पे हमला नहीं कर सकते, तो सारी जंग छिड़ जाएगी, लेकिन यह है कि आपका दिफा हम करेंगे। और अमेरिका ने प्रैक्टिकली अपने तैयारों के जरिए से, अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए से, अपनी जदीद मशीनों के जरिए से इसराइल का दिफा किया है। बरतानिया ने भी किया है, फ्रांस ने भी किया है, उर्दन ने भी मदद की है। तो ये खित्ते के अंदर ईरान को जब ये अटैक ईरान ने किया तो बहुत सारे लोग इसराइल को बचाने के लिए थे। इसराइल का अपना जो है वो आयरन डूम, जो उनका एक दिफाई सिस्टम है, वो बड़ा मजबूत है, लेकिन वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था जितना उसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी रखी थी। डिफरेंट स्पीड थी तमाम हथियारों की, हाइट भी डिफरेंट थी, और उसने डिसीव करने के जो है वो तरीकाकार को इस्तेमाल किया। आयरन डूम जो इसराइल को बचाता है, ईरान का जो टोटल खर्चा आया इस हमले के ऊपर वो लगभग $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स था, जबकि जो इसराइल का खर्चा आया अपने आप को बचाने पर, जो वो पूरी तरह बचा भी नहीं सका, वो खर्चा $1 अरब से भी ज्यादा का था। कुछ लोग $1.5 अरब का तखमीना लगा रहे हैं कि उन्होंने जो अपने दिफाई निजाम को एक्टिवेट किया और उसको इस्तेमाल किया। दिफाई निजाम करता यह है कि सिर्फ उन मिसाइलों को या उन हथियारों को टारगेट करता है जिनका खदशा हो कि वो किसी ऐसी जगह पे गिरेंगे जहां नुकसान होगा। अगर कोई पानी में गिर रहा है या कोई डेजर्ट में गिर रहा है या कोई ऐसी जगह पे गिर रहा है जहां नुकसान का खदशा नहीं है, तो उसको बाद वो गिरने भी देते हैं। लेकिन एयरपोर्ट को निशाना बनाया, हवाई अड्डे को, बड़ी कामयाबी के साथ ईरान ने, और इसको इसराइल ने तस्लीम भी किया कि वहां नुकसान हुआ है, जबकि एक 10 साल बच्ची जो है वो उसको भी नुकसान पहुंचा है। ईरानी हमले में एयरबेस को नुकसान पहुंचा, इसराइल ने इसका एतराफ कर लिया है क्लियरली। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना है, ये ईरान ने कहा, क्योंकि इन तीनों मुल्कों ने बहुत हद तक जो है वो इसराइल को बचाने के अंदर मदद की है ईरान के इस हमले से। ईरान ने सऊदी अरब, कतर, तुर्की और रूस के वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया है और सारी सूरत उनको बताई है। अब इन मुमालिक को आप ईरान के हमायतियों के तौर पर देख सकते हैं इस सारी सूरत के अंदर, और ईरान ने उनको बताया कि जी हमारे ऊपर अटैक हुआ, हमारे पास ये हक था, हमने वापस जवाब दिया है और ये हमारा हक बनता था। अब ईरान ने अटैक कैसे किया, ये एक मैप आप देखिए, ये आपको ईरान नजर आ रहा है। ईरान से जब अटैक किया जाता है टुवर्ड्स इसराइल, तो अगर आप स्ट्रेट लाइन के अंदर अपने हथियारों को भेजते हैं, जो नॉर्मली ऐसा ही होता है, क्योंकि एक साइड से अगर आप जाएंगे तो सामने की तरफ आ जाएगा आपके तुर्की बीच में। ईरान अगर इसराइल जाना चाहे तो एक तरफ से वो तुर्की पूरा क्रॉस करे, उसके बाद वो मेडिटेरियन सी के अंदर घुसे, फिर वहां से वो इसराइल की तरफ आए, तो ऐसे हथियार और इस तरह की टेक्नोलॉजी और इतना लंबा ट्रेवल करना ये मुमकिन नहीं रहेगा, और तुर्की इसके अंदर शायद
वैसी सपोर्ट ईरान की कर भी ना पाता। दूसरा बीच में एक मुल्क जो है वो है इराक। अगर ईरान डायरेक्टली कभी भी हमला करना चाहे इसराइल के ऊपर तो उसको इराक को क्रॉस करना पड़ेगा। कम से कम 2 मुल्कों को उसको क्रॉस करना पड़ेगा। एक इराक और शाम हो सकता है और दूसरा इराक और उर्दन हो सकता है। लेकिन इसराइल के ऊपर या उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर अगर डायरेक्ट कभी भी या उसकी फौजी तनसीबात के ऊपर डायरेक्ट कभी भी अगर ईरान ने हमला करना है तो उसको इराक और उर्दन के ऊपर से गुजरकर जाना होगा। ये उसके पास एक शॉर्टेस्ट वे है। एक तरफ फिर तुर्की है, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है। तो सऊदी अरेबिया की जो एयर स्पेस है उसको तो ईरान इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप सब जानते हैं क्यों। तुर्की की एयर स्पेस इस्तेमाल करना भी इस वक्त मुमकिन नहीं है। तो सिर्फ इराक की एयर स्पेस को ईरान इस्तेमाल कर सकता है और फिर मजबूरन उसे उर्दन के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अब उर्दन जो है ये अगर आप देखें तो उर्दन साथ मिल गया इसराइल के, तो ये वो एरिया है। और इसके बाद आगे इसराइल जो है वहां पे नाकाम बनाने की कोशिश की गई ईरान के भेजे हुए हथियारों को, लेकिन सारे हथियार नाकाम नहीं बनाए जा सके। उन्होंने अपने कुछ अहदाफ को हासिल किया है। ईरानियों ने तो दावा किया कि उन्होंने बहुत ज्यादा हासिल किया, लेकिन पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब बहस चल गई नाज़रीन सारे अमल को लेकर। बजाय इसके कि मैं टेक्निकली इसके ऊपर ज्यादा और अंदर जाऊं, फिर कभी बात करेंगे इस पर, लेकिन पाकिस्तान में एक रोला पड़ गया इस सारे मामले को लेकर। वो ये कि एक तबका कह रहा है जी कि ईरान ने तो कुछ किया ही नहीं, इसराइल के अंदर तो हुआ ही कुछ नहीं, इसराइल को तो नुकसान ही कुछ नहीं हुआ। देखिए, एक आदमी का अगर दिफा बहुत अच्छा है तो क्या उसके ऊपर कोई दूसरा अटैक ही नहीं कर सकता? अगर कोई अटैक करे और वो अपना दिफा कर सके तो कम से कम ये तो होगा उसने अटैक किया या उसने हमला किया। यानी ईरान ने अटैक तो किया, अब उससे नुकसान कितना हुआ इसको छोड़ दें आप। अब जिनको ईरान पसंद नहीं है वो किसी और मुल्क से हमला करवा दें। क्या किसी और मुल्क ने हमला किया? कई मुल्कों के ऊपर इसराइल ने जो है वो जारहियत की है, कई मुल्कों के साथ ज्यादती की है। हमें तो ये भी एक दौर में बताया गया था कि 2019 में जब पाकिस्तान का और इंडिया का एक आपस में मार्का हो गया था एयर फोर्सेस का, तो उस वक्त इसराइल जो है वो इंडिया की सपोर्ट के लिए वहां मौजूद था और वो ऑपरेशंस के अंदर बाकायदा उनके साथ शामिल था, उनकी मदद के अंदर था। लेकिन जो ईरान का मामला है, यहां पे ईरान ने कम से कम अटैक तो किया है, किसी और ने आसपास इतने सारे मुल्क हैं किसी ने नहीं किया। ईरान ने कम से कम जो उसके ऊपर हमला हुआ, ईरान ने उसका तगड़ा मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की है। अब नुकसान कितना हुआ उसको छोड़ दें। उर्दन क्योंकि पूरी ताकत के साथ खड़ा हो गया इसराइल के साथ उस वक्त जब गजा में मुसलमानों के ऊपर शदीद जुल्म और सितम हो रहा है और उर्दन के शहरी सरापा एहतजाज है, उस वक्त उर्दन के हुक्मरान जो है वो उस तरफ खड़े हो गए। तो इस पे जो है पाकिस्तान के सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है, उन्होंने लिखा कि गद्दार इब्ने गद्दार इब्ने गद्दार, ये जो उर्दन का हुक्मरान है उसके बारे में लिखा है। इस पे जनाब जान अचकज़ई साहब, ये जान अचकज़ई साहब जो है इनकी पहचान वही है जो फैसल वाडा साहब की है और इनकी पहचान वही है जो पहचान जो है वो मोहसिन नकवी साहब की है। तो इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सेनेटर मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार किया जाए। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने के लिए इंतहाई दोस्त अरब मुल्क को तनकीद का निशाना बनाया, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा दोस्त है। उसको ऐसे सस्ते रिमार्क्स के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तनकीद की बहुत ज्यादा उन्होंने, लेकिन सेनेटर मुश्ताक अपने मौके पर डट गए और वो एक बात बड़ी बजा कह रहे हैं, बहुत ठीक कह रहे हैं कि इस्माइल हानिया के 3 जवान बेटे ईद वाले दिन शहीद हो गए। मुस्लिम दुनिया के अंदर इसके ऊपर बहुत गम गुस्सा है। उनके 4 पोते पोतियां भी शहीद हो गए। ईद वाले दिन इतनी बड़ी तबाही उनके घर के ऊपर आई, लेकिन उसके बावजूद वो तहम्मुल के साथ और सब्र का एक पहाड़ बन के उन्होंने इस खबर को ना सिर्फ सुना बल्कि इसके बावजूद अपनी जिद्दोजहद जारी रखने का उन्होंने ऐलान किया। कई मुल्कों के लोगों ने उनको टेलीफोन किया, सरबराहान ने उनको टेलीफोन किया, उनसे बात की, इजहार यकजहती किया। क्या पाकिस्तानी हुक्मरानों ने ऐसा किया? सेनेटर मुश्ताक साहब का जो सवाल है वो बड़ा जायज और दुरुस्त है और इसका जवाब अभी तक नहीं आया। सेनेटर मुश्ताक ने जो कहा उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सेनेटर मुश्ताक से ज्यादा आप पाकिस्तानी हैं, या आप ये नहीं कह सकते कि आप पाकिस्तान से या पाकिस्तान की खैर ख्वाही में उनसे ज्यादा आगे हैं और आप कश्मीर और फलस्तीन के मामले पे या इंसानी हुकूक के मामले पे सेनेटर मुश्ताक के मौक़िफ़ से बेहतर मौक़िफ़ रखते हैं। ऐसा नहीं है। वो एक बेहतर आदमी है, वो एक सेनेटर है और उन्होंने जो कहा वो उसका जवाब देना भी जानते हैं और उनके पास उसका बाकायदा जवाब मौजूद है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।